हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर यानी राजनीति विज्ञान के चैप्टर जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में जो हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब होता है संघीय कार्यपालिका। यानी संघीय कार्यपालिका जो होता है राष्ट्रपति से संबंधित होता है, जिसके विषय में हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के हो, चाहे वो बीए में पढ़ रहे हो। तो हर एक क्लास के बच्चों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा। साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the Prime Minister and the Council of the Minister. So who is the Prime Minister and Council Minister here? The executive power of the President as exercised by the Council of Minister. The Constitution provides that there shall be a Council Minister with the Prime Minister at the he had to be at the advice to the President in the exercise of his function. Here the word is a shall indicate that the President cannot function without a Council Minister. The President is a constitutionally head of the state, but the real head of the government is the Prime Minister. That is the most important things here. The next is the appointment of the Prime Minister. The Prime Minister is appointed by the President, but the President does not have a freedom in the selection of the Prime Minister. Normally, the President has to be invite leader of their majority party from the government. In case no single party in the clear majority, the President invite the person who is likely to be command support of two or more parties which make up majority in the Lok Sabha. Was appointment, the Prime Minister hold office so long as she enjoy the support of majority of member of Lok Sabha. The Prime Minister is normally leader of the majority party in the Lok Sabha. However, there have been a case to the member of Rajya Sabha was made a Prime Minister. This happened when to Mrs. Indira Gandhi was the first appointment of Prime Minister in 1966, or when to R.K. Gujral became Prime Minister in 1997. When the Rajya Sabha member Dr. Manmohan Singh became a Prime Minister in 2004. In the 1996, H.D. Deval Gowda was not a member of any house. He is later to enter the Rajya Sabha. The member of Council of Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. While the selecting the minister, the Prime Minister is the PM. Keep in the mind that due to representation of different regions of the country to the various religious and the caste group, in a coalition of government, the member of coalition is a parties have to be given due to the representation in the council of minister. The Prime Minister decide to the is a portfolios of there is a minister and can elect this at his will. In order to be a minister, a person has to be a member of either of two houses of parliament. Even a person who is not a member of any of two houses can become a minister for a period of 6 months.
Within the 6 months, the minister has to get himself herself selected to the either House of Parliament, and following which she is the cases of the minister. All the ministers are collected as well as the individually responsible to the Lok Sabha. The Council of Ministers consists of two categories of minister. These are the cabinet minister and minister of state. The cabinet minister are usually senior member of party, is called nation of party. The minister of state is a come next to the cabinet minister. Some of the minister of the state have an independent charge of the department, while other minister of state only assist the cabinet minister. Sometimes even depth of minister are also appointment to assist of minister. The minister other than cabinet minister normally do not attend the meeting of a cabinet. The prime minister is the preside over to the meeting of the cabinet. All the policy matters are decided by the cabinet. The prime minister has the authority to refuse their is the process of the minister or even ask for their resignations. In case of resignation of death of prime minister, the entire council of ministers also goes out of office. And this is because the counseling minister is created by the prime minister who also headed it. The entire counseling of minister responsibility to the Lok Sabha. The next year, the power and function of the Prime Minister. The Prime Minister is the most important and powerful functionary of the Union government. The President is the head of the government and leader of the Lok Sabha. The President is the principal advisor to the President and the country as a visible face of is a spokesperson in their international affair. He has a role of the unparalleled and the president give a direction to the governance of the country. The prime minister began the head of the council of ministers and select the minister to be chosen by their president. The minister in fact are chosen by their prime minister and remain minister as long as they enjoy the confidence of prime minister. The prime minister is distribute a propose is among to the minister. The president can be changed the propose as when the desire. The prime minister can drop the minister or ask here or resignation. The Prime Minister is a preside over to the meeting of cabinet and conduct its proceedings. As a head of cabinet, she is largely influence the discussion of cabinet. The Prime Minister coordinate the working of various ministers. The President resolve the disagreement if any amongst of different ministers. The Prime Minister is the link between to the President and the cabinet. The discussion of the cabinet are conventionally to be president by the prime minister. It is he and the who keep the president informed of all the policy and decision of the government. No minister can meet the president without the permission of the prime minister. All important his appointment are made by the president on the advice of prime minister. It is on the advice of Prime Minister that the President is a summons and prorogues their session of the Parliament and even dissolve their Lok Sabha. The Prime Minister is the principal is a spokesman and the defender of the policy of the government in the Parliament. When many minister is unable to defend his here action and properly the Prime Minister come to the help of that minister both inside and outside there is a parliament. The prime minister is the leader of the nation. The nation look his here for the guidance. At the time of general election, it is the prime minister who is seek the is a mandate of the people. The prime ministers play an important role in the formulations of domestic and foreign policy. The president represents the country in a world arena by the participating in the international meetings such as the NAM, SARC, and the United Nations. And all international agreement and threatening with the other countries are concluded with the consent of the Prime Minister. The President is a chief spokesperson of the policy of a country. The Prime Minister has a special status both in a government and parliament. This makes his here the most powerful functionary and his here position and power dependent upon his here
is a personality. A person who the stature of Jawaharlal Nehru or Indira Gandhi is there a way more effective than a person who lack vision of the depending on the support from outsider his party. The Prime Minister is not only leader of the parliament but also leader of the nation. The Prime Minister has to ensure the willings cooperation of all important members of his here own party. In a minorities government, the Prime Minister has to depend on outside help that might act a hindrance in his effective role. यदि हम यहाँ बात करें प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की, तो कहते हैं प्रधानमंत्री का पद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति जो होते हैं सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। इनका सारे शक्ति जो होता है प्रधानमंत्री में निहित होता है और सारे कार्य जो है प्रधानमंत्री के ही अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का जो पद है भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सारे जो राजनीतिक कार्यविधि होते हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही होते हैं। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री की जो चुनाव होती है, इलेक्शन होती है, तो उसमें कैसे जो है प्रधानमंत्री को बनाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके समक्ष रहेगा। तो इसी पे जो है हम आज चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की सिलेक्शन कैसे होती है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, ठीक है। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा हेड क्यों होता है, क्यों जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का ही शासन चलाते हैं, जबकि सारे शक्ति जो होता है प्रधानमंत्री के ही अंतर्गत घूम रहा होता है। तो ऐसा क्या सिस्टम बनाया गया है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सारे शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होती है, चाहे उसमें अगर लोकसभा हो चाहे आपका कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ही घूमता है। कहते हैं वहाँ पर कांग्रेस है, उसके पास सिर्फ विधान पालिका का ही शक्ति है, जिसमें सीनेट भी आता है। न्यायपालिका में न्यायपालिका के पास शक्ति होती है और राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ होता है, सभी फैसले लेने के अधिकारी होते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का ही होता है, सारे शक्तियाँ जो होते हैं प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही घूमते हैं। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री उनके मंत्री परिषद की गठन कैसे होती है और किस प्रकार जो है ये देश के भविष्य के लिए बनते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका लंबी शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा ही किया जाता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्य में सहयोग और परामर्श के लिए जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, जिसके बिना राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं चला सकता। राष्ट्रपति देश के सर्वैधानिक अध्यक्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री सरकार जो है वास्तविक अध्यक्ष होता है। देखिए यहाँ पर देश के सर्वैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति को ही माना गया है, परंतु प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है, यानी रियल होता है। ये जो होते हैं राष्ट्रपति नाम मात्र के ही भारत में होते हैं। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु उसे मंत्री जो है प्रधानमंत्री चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। देखिए राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ऐसे नहीं कर सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति को ले और उसको हम प्रधानमंत्री बना दें, ठीक है। सामान्यतः उसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं उसमें सबसे अधिक जिसको बहुमत मिलता है उसी में से किसी एक को जो है बना दिया जाता है प्रधानमंत्री। जैसे आपने देखा भी होगा 2004 में कि जब सोनिया गांधी की जीत हुई थी, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, तो वहाँ पर जो है सोनिया गांधी जी को बनाने के लिए आमंत्रण किया गया था पार्टी में, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री न बना के जो है मनमोहन सिंह जी को जो है प्रधानमंत्री देश के बनाया गया था। और ये 2 टाइम तक यानी 10 साल तक जो है भारत में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान भी दिए थे। तो ये सारे कंडीशन यहाँ पर वही बनता है कि जो जिस दल को जो है बहुमत प्राप्त हो जाती है उसी को ही प्रधानमंत्री उन्हीं पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाता है। यदि किसी भी एक दल के सपोज बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस समय व्यक्ति को आमंत्रित करता है जिसे 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थन से लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यानी देखिए जब अगर पूरा बहुमत नहीं मिलता तो आपको पता ही है, साधारण शब्दों में बताऊंगा कि ये गठबंधन हो जाती है। अगर किसी एक व्यक्ति को पूरा बहुमत नहीं मिलता, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक पार्टियों से आपस में जो है विधायकों को खरीद लेते हैं या उनको अपने पास बुला लेते हैं और इस तरह से जो है अपनी सरकार बना लेते हैं। इसमें मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे आपका झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, ये रिसेंटली सारी घटना हुई है जहाँ पर बहुमत किसी और का था लेकिन उन्होंने उसका साथ छोड़ के दूसरे पार्टी के हाथ पकड़ लिया और इस वजह से सरकार जो है पलट गई है। तो ये ऐसा ही कंडीशन राष्ट्रपति में भी होता है। अगर बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं प्राप्त होती है तो 2-4 पार्टी मिल के जो है अपनी मेजोरिटी बनाते हैं
और उसके पश्चात जो है राष्ट्रपति उनको निमंत्रण भेजते हैं सरकार बनाने के लिए। यद्यपि ऐसा भी हुआ जब राज्यसभा के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसा तब हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी को 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब 1997 में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। जब राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने। 1996 में एच.डी. जो है देवगौड़ा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने पर बाद में वे राज्यसभा के सदस्य बन गए। प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाता है, और नियुक्ति किसका होता है? जो पार्टी में सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है उसको जो है पार्टी जो है बनाने के लिए जो है राष्ट्रपति आमंत्रण करता है। और जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री जो होता है अपनी मंत्रिपरिषद की गठन करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री यह भी सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्र, धार्मिक और जातीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी सबको जो है सही मार्गदर्शन करने वाले प्रतिनिधि मिले। कहते हैं गठबंधन की सरकार में सभी घटक दलों के उचित प्रतिनिधित्व देना ही पड़ता है, यानी गठबंधन मान लीजिए होता है तो सभी पार्टियों का जो है सही प्रायोरिटी देना पड़ता है कि सभी व्यक्तियों के जो सदस्य होंगे इस पार्टी में सम्मिलित होकर कराना पड़ता है। प्रधानमंत्रियों में विभागों की बांटने में जो है निर्णय लेता है तथा अपनी इच्छा से उनमें परिवर्तन भी कर सकता है। मंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य आवश्यक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 मास के लिए मंत्री बन सकता है। ऐसे मंत्री को 6 महीने के अंदर चुनाव जीत कर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे मंत्री पद छोड़ना ही पड़ता है। सभी मंत्री सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। मंत्रिपरिषद में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री तथा दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री प्रायः दल तथा घटक दलों के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, और राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री के बाद का दर्जा प्राप्त होता है। कुछ राज्य मंत्रियों के पास किसी विभाग का स्वतंत्र कार्यभार होता है जो केंद्रीय मंत्रियों को सहयोग प्रदान करते हैं। कभी कभी मंत्रियों के सहयोग के लिए उप मंत्रियों की भी नियुक्ति की जा सकती है, तो ये प्रावधान अवश्य है। केंद्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त बाकी मंत्री सामान्यतः मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और सभी नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकते हैं अथवा उन्हें त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरा मंत्रिपरिषद पद मुक्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन भी प्रधानमंत्री ही करता है, उसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री ही करता है। इसलिए अगर उसकी मृत्यु होता है तो ऑटोमेटिक जो होती है मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, मुक्त हो जाती है, सभी का पद जो होता है मुक्त हो जाता है। जो नया जो है प्रधानमंत्री बनेगा वो फिर से जो है अपना मंत्रिपरिषद का गठित करेगा। तो ये प्रथा है और ये प्रावधान भी है हमारे देश के जो है पॉलिटिकल में। उसके पश्चात है हमारे समक्ष प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। अब देखिए, प्रधानमंत्री कार्य और शक्ति जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो सिर्फ होते हैं नाम मात्र का, सारे शक्ति जो होते हैं प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली अधिकार होता है। वो सरकार का अध्यक्ष होता था, लोकसभा का नेता होता है। वो राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के देश का जो है स्पष्ट प्रवक्ता भी होता है। उसकी भूमिका अति तुलनीय होता है और देश के प्रशासन के दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते वो उन मंत्रियों का चयन भी करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाती है। वास्तव में मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री ही करता है और वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक प्रधानमंत्री का विश्वास उसमें बना हुआ है। जैसे ही विश्वास खत्म होगा उसे जो है अपनी पद को छोड़ना पड़ जाता है। प्रधानमंत्रियों में विभागों का विभाजन भी करते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रियों के लिए जो है सभी विभाग निश्चित करते हैं कि कौन व्यक्ति किस विभाग में कार्यरत होंगे और अपनी इच्छा से उनके विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटा भी सकता है अथवा उसे त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है। प्रधानमंत्री
मंत्रिमंडल की जो है बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा कार्यवाही को भी चलाता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते वह इसके निर्णय को काफ़ी हद तक प्रभावित भी कर सकता है। वह विभिन्न मंत्रियों के कार्य में समन्वय स्थापित भी करता है। यदि मंत्रियों में कोई सहमति हो तो उसे भी प्रधानमंत्री ही सुलझाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। यानी देखा जाए दोस्तों तो प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी का काम करता है, यानी सबको जोड़ता है। मंत्रिमंडल के निर्णय के से राष्ट्रपति तक पहुंचता है। सरकार की सभी नीतियों से राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है और बिना प्रधानमंत्री की अनुमति से कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह से ही होता है। उसी के परामर्श से जो है राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित कर सकता है और यहाँ तक कि लोकसभा को भी भंग कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि वो लोकसभा को भी भंग करने की जो है प्रावधान उसके पास निहित होते हैं। कहते हैं अगर संसद में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता है तथा उसकी नीति का जो है अतिरक्षक होता है। जब कोई मंत्री अपने कार्य के लिए संसद में या कहते हैं संसद के बाहर बचाव पक्ष रखने में असमर्थ होता है तो प्रधानमंत्री ही सहायता करता है। प्रधानमंत्री सरकार का नेता है और राष्ट्र उससे मार्गदर्शन की आशा सदैव रखता है। आम चुनाव के समय प्रधानमंत्री जनता का जनादेश देने के लिए कहता है और देश के आंतरिक तथा बाहरी नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चाहे सार्क बैठक हो या संयुक्त राष्ट्र हो या गुटनिरपेक्ष की बैठक हो, सभी में जो है प्रधानमंत्री ही प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे देशों के साथ होने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा जो संघीय प्रधानमंत्री की सहमति से ही संपन्न होता है। वह देश की नीति का प्रमुख प्रवक्ता होता है। सरकार तथा संसद दोनों में प्रधानमंत्री को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यही उसे एक बहुत ही सशक्त अधिकारी बना देता है। उसकी स्थिति एवं शक्तियां उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी जैसे स्तर वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से सदैव अधिक प्रभावशाली होंगे जिनमें दुर्दशा की कमी है अथवा जो समर्थन के लिए अपने दल से बाहर के लोगों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री न केवल संसद का बल्कि राष्ट्र का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री को अपने दल के सभी सदस्यों का सर्वोच्च सहयोग प्राप्त करना होता है। अल्पसंख्यक सरकार में प्रधानमंत्री को बाहर से समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे उसकी प्रभावशाली भूमिका में रुकावट आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें से जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि ये वीडियो जो है दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाना है। इसमें आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकते हो और हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। साथ में अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल को अगर सर्च करिएगा यूट्यूब पे तो पहले वो वीडियो आएंगे जो कि काफ़ी फेमस होते हैं, तो वो आप जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा उससे अनभिज्ञ हो जाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जहाँ पर वीडियो का ऑप्शन होता है वहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस के रिगार्डिंग होगा उसको अपने मोबाइल पर सेव कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।